Dear friends, how are you? Today we discuss a story My Lost Dollars, difficult words, one word substitute, and verbs and idioms of this story. You understand this story very well, I know it. And now we see some difficult words. First of all, हम इसके साथ साथ इसके जुड़े इस कहानी के साथ किस तरह इन वर्ड्स का जुड़ान है, किस तरह इसके साथ ये जुड़े हुए हैं, वो भी हम इसके साथ साथ देखते रहेंगे ताकि एक बार फिर से हमारी कहानी हमें ठीक से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट वर्ड है प्रॉस्पेक्ट, चांस, प्रोबेबिलिटी। हमें यहाँ इसको इस तरह समझना है कि स्टीफन लीकॉक को ये लगता है कि उसको कोई प्रॉस्पेक्ट नहीं है कि उसका $1 उसे वापस मिले। नो चांस फॉर द बैक ऑफ हिज $1 जो उसने उसको 12 महीने पहले दिया था। सेकंड वन है ग्रेव, कबर, टॉम। स्टीफन लीकॉक को लगता है कि अगर मैं किसी के पास पैसे मांगता हूँ तो मैं आजीवन उसको भूल नहीं पाऊँगा, मरते दम तक उसको भूलूँगा नहीं। वहाँ इसका मतलब इस शब्द इस वर्ड का यूज़ होता है। इसके बाद होता है मियरली, सिंपली, ओनली, ये आप समझते हैं, वो तो हर जगह इसका इस्तेमाल होता रहता है। एम्फेसिस, फोर्स। जब स्टीफन लीकॉक का फ्रेंड टोड बरमूडा जाकर वापस आता है, उसी वक्त जब स्टीफन यानी कि राइटर, ऑथर अपना $1 वापस लेने के लिए बरमूडा में कौन सी करेंसी यूज़ होती है उस पर वो थोड़ा एम्फेसिस करता है, मतलब उस पर थोड़ा भार देता है। तो वहाँ इसका यूज़ हुआ है ग्रज, टू अलाउ अनविलिंगली, जिसको हम प्रेजुडाइज कहते हैं। मेरे दोस्त टॉम ने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए, लेकिन मुझे उसकी तरफ कोई ग्रज, कोई पूर्वग्रह नहीं है। डिमीनर, वे ऑफ बिहेविंग, आपका वे ऑफ बिहेविंग, आप कैसा वर्ताव करते हैं, किस तरह से आप रहते हैं। व्हाट इज अ डिसिप्लिसिटी इन योर सेल्फ, उसको डिमीनर कहता है। अपेरेंटली, क्लियरली, ऑब्वियसली, एकदम स्पष्ट रूप से। डेब्ट, ओविंग मनी, किसी को अगर आपने उधार पैसे दिए हैं तो, ये तो पूरी कहानी में इस शब्द का बार बार यूज होता है। एक्सपेंशन, इंक्रीजिंग, एनलार्जिंग, किसी भी चीज़ का बढ़ना, उसका विस्तार होना, उसको एक्सपेंशन बोलते हैं। कंक्लूज़न, अगर कोई चीज़ की शुरुआत होती है तो उसका इंट्रोडक्शन होता है, शुरुआत होती है। इसी तरह किसी चीज़ को आप ख़त्म करते हैं तो उसको कंक्लूज़न कहते हैं। ये इतने डिफ़िकल्ट वर्ड है, फिर भी अगर आपको पूरी स्टोरी से कोई और डिफ़िकल्ट वर्ड लगता हो तो यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। पूरी कहानी में 2 ही वर्ड इन्होंने वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूट बताए गए। वैसे तो और भी है, लेकिन हमें जहाँ तक हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, हमें ये सिर्फ 2 ही समझने हैं। एट पार, एट द सेम वैल्यू। स्टीफन लीकॉक यानी ऑथर अपने फ्रेंड टोड को एक बार पूछते हैं, ही आस्क हिम द करेंसी ऑफ बरमूडा इज एट पार फ्रॉम अमेरिका। वहाँ की जो करेंसी है बरमूडा की, क्या वो ज़्यादा है अमेरिकन डॉलर से। उस टाइम पे ये एट पार वर्ड का यूज़ होता है। टू गेट बैक, टू रिसीव समथिंग लेटर, बहुत सिंपल शब्द है। अगर आप किसी से कोई चीज़ अगर आपको वापस लेनी है, इसके बारे में बताया गया है। और लास्ट में है वर्ब एंड इडियम्स। टू ओ, टू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पे और रीपे। अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं तो आपको वो वापस देने पड़ेंगे।
ये खास है, ये ओ का मतलब यही होता है कि आपने पैसे लिए हैं तो आपको वापस देने ही है, एक तरह से उधार है हमेशा। ये मतलब दिस इज़ नॉट डोनेशन, दिस इज़ द उधार दिए गए हुए पैसे हैं, यानी ओ उसका मतलब वो होता है। रियलाइज आप अच्छी तरह समझते हैं, टू अंडरस्टैंड इजीली, किसी को ठीक से समझ लेना। टू बोरो, टू टेक विथ प्रॉमिस रिटर्न, अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं तो आपको उसको वापस देने ही पड़ेंगे। प्रॉमिस रिटर्न, आपको उसको वचन देना है कि हम आपको पैसे दे ही देंगे, वही उसकी तरह दिस इज़ नॉट ऑल्सो डोनेशन। टू रिलेट, ये आप समझते हैं। टू एसोसिएट, किसी के साथ जुड़ा हुआ। टू मिसलेड, रॉन्ग डायरेक्शन, टू लीड, रॉन्ग डायरेक्शन या टू लीड, किसी गलत जगह पे ले जाना, कोई अलग सा इशारा हो जाना, उसको मिसलीड कहते हैं, रॉन्ग स्टीर। एंड टू लीड इन नेगेटिव, ये जरा थोड़ा सा ये फर्क हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन पूरा वर्ड ये है, टू लीड इन नेगेटिव, नकारात्मक की तरफ ले जाना। टू एस्टीम, अच्छा शब्द है। टू रिस्पेक्ट हाईली, किसी को अगर आप बहुत अच्छे से आदर देते हैं, सम्मान करते हैं किसी का, तो उसको टू एस्टीम, टू रिस्पेक्ट बोलते हैं। और लास्ट है टू रिफर, टू मेंशन, किसी भी चीज़ का खास करके उसका मेंशन करना। बार बार ये स्टीफन लीकॉक बताते हैं कि मैंने उसको इस तरह से याद दिलाया, इस तरह से याद दिलाया अपना डॉलर वापस लेने के लिए, लेकिन मैंने इस बात को कहीं भी रिफ़र नहीं किया कि वो मुझे $1 वापस दे ही दे। तो इतने हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड और वर्ब एंड इडियम्स है। तो पूरी हमने 3 कहानियाँ समझ ली है। आप इसके क्वेश्चन आंसर अपने मैनुअल बुक में लिख सकते हैं। आगे का जो लेक्चर है, मगर मतलब इसके साथ एक और मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो 3 स्टोरी कंप्लीट हो गई, अब हमें कॉम्प्रिहेंशन, फुल कॉम्प्रिहेंशन है, उसके बारे में पढ़ना है, जिसका मैं आपको पहले कुछ थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूँ। सेकंड पार्ट है हमारा, द सेकंड यूनिट ऑफ दिस आवर द कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट बिलोंग्स इज कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। इसमें आपको 4 अलग अलग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने हैं। शुरुआत में मैं आपको इसका कुछ इंट्रोडक्शन बता देना चाहता हूँ कि क्या होता है इंट्रोडक्शन। कॉम्प्रिहेंशन हमें कितनी ज़रूरत होती है, इससे हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। एज ए स्टूडेंट आप किन किन बातों को समझ सकते हैं, इसके लिए इन बिफोर टू स्टार्ट आवर फुल लेसन इट इज़ वेरी important to understand about the passages and about what's its importance. इंट्रोडक्शन क्या है? तो इंट्रोडक्शन इज अ टॉपिक टू एक्सप्लेन द रिलेवेंस एंड आउटलाइन द मेन पॉइंट। किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी तरह से समझ लेना, उसके लिए इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरत है। आप समझते हैं, किसी के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर कोई 2 व्यक्ति आपस में मिल रहे हैं तो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमें सामने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ न कुछ पता चल जाता है। इसी तरह ये लेसन्स में भी ऐसा होता है कि अगर आपको पढ़ने से पहले बता दिया जाए कि ऐसा ऐसा पढ़ना है, इस तरह का आपका सिलेबस है और इन पॉइंट से आपको इतनी चीज़ें समझ में आएंगी, इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंशन का इंट्रोडक्शन आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे ये एग्ज़ाम में नहीं होता है इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन एंड व्हाई विल लर्न इट, ये होता नहीं है। वो तो आपको 4 लेसन ही पढ़ने हैं, लेकिन उन 4 लेसन में क्या क्या है कॉम्प्रिहेंशन में, उसको आप ठीक से कैसे समझेंगे, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ इंट्रोडक्शन आपको दे दिया गया है। इंट्रोडक्शन ये है, reading comprehension is the ability to process text, understand its meaning and its integrate with
what the reader already know। इन इंट्रोडक्शन से आप में एक तरह से एबिलिटी आ जाएगी समझने की, और किताब में भी इन बुक कौन सी एबिलिटी है, बुक में भी क्या है वो भी आप समझ सकते हैं। इंटीग्रेट विथ व्हाट द रीडर ऑलरेडी नो, वो आपको किताब के साथ जुड़ने का काम करता है। आप इससे किताब के साथ मतलब यू आर जॉइंट विथ बुक, दैट मीन्स यू आर जॉइंट विथ द ऑल कॉम्प्रहेंशन, नॉट ओनली ऑफ दिस बुक for comprehensions, but also in your life, in your other study. It is very valuable for you to join with your knowledge. Fundamental skill require in efficient reading comprehension। वैसे भी हमारे सब्जेक्ट का नाम है स्किल डेवलपमेंट, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल, जिसके साथ साथ आपका एक तरह से आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है। तो फंडामेंटल स्किल रिक्वायर, अगर आपको अच्छी स्किल हासिल करनी है तो उसके लिए आपको इन सब बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। आगे लिखा है नोइंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ ए वर्ड फ्रॉम डिस्कोर्स कॉन्टेक्स्ट। यहाँ लिखा है कॉन्टेक्स्ट, ब्रैकेट में बताया है रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड। इसी तरह व्हाट इज द रिलेशन विथ फर्स्ट पैराग्राफ टू अनदर पैराग्राफ, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ वर्ड। आपको यहाँ आपका वोकैब्युलरी पावर भी इससे बढ़ सकता है, इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। Ability to follow organization of passage and identify antecedents and reference in it. Ability to draw inference from a passage about its contents. Ability to identify the main thought of passage। क्या समझे? Ability to follow organization passage। अगर आप यहाँ ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, इसके जगह आपको ये समझना है यहाँ जो हमें लेसन दिए गए हैं उसके बारे में समझना है। नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था या इंस्टीट्यूशन की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ बात ये हो रही है कि जो दिए गए पैसेज है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इंटेडिसेंट यानी लॉजिकली कनेक्टेड, आप इस चीज़ को किस तरह लॉजिकली समझते हैं, तर्क से किस तरह समझते हैं, क्या आपकी आर्ग्यूमेंट हो सकती है इसको समझने के लिए। एबिलिटी टू ड्रॉ इन्फरेंसेस, ये थोड़ा हार्ड शब्द है आपके लिए, लेकिन इसको आप मैसेजेस के रूप से भी समझ सकते हैं। फ्रॉम द पैसेज अबाउट इट कंटेंट्स, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द मेन थॉट ऑफ द पैसेज। इंट्रोडक्शन समझने से आपको पैसेज में जो कुछ कंटेंट दिए जाते हैं उसमें जो थॉट है, जो सोच है, उसको भी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। थर्ड एबिलिटी है टू आंसर क्वेश्चन इन अ पैसेज, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द लिटररी डिवाइस। एबिलिटी टू आंसर क्वेश्चन, पैसेज में जो दिया गया होते हैं क्वेश्चंस, उसके आंसर देने में आपकी एक कैपेसिटी बढ़ती है। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द लिटररी डिवाइस, यहाँ डिवाइस का मतलब आपको जो लिटररी टर्म्स यूज होते हैं, जो वर्ड वोकैब्युलरी वर्ड्स होते हैं, उस हिसाब से आप इसको समझना है। एंड डिटरमाइन इट्स टोन टू अंडरस्टैंड द सिचुएशनल मूड and casual and intentional inflection etc। और है दूसरी एबिलिटी कन्वेड फॉर assertions, questioning, commanding and replying etc। इतनी सारी बातों में आपको
एक तरह से पावर मिलता है, एबिलिटी मिलती है, आपकी समझ बढ़ती है इन सारी चीज़ों से, जिससे जैसे कि टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन और उसका मूड, इंटेंशनल इन्फ्लेक्शन, कन्वे योर ओन थिंकिंग पावर, कन्वे टू योर ओन आंसर फॉर द क्वेश्चन, और कमांडिंग, आप इस पर सही तरह से काबू कर सकते हैं पूरे पैसेज पे। इतनी सारी बातें आपको समझ में आती है इन पैसेज से। साथ साथ आपको बड़ी जो वोकेबुलरी है वो भी आपकी इससे बढ़ती है। एबिलिटी टू कॉम्प्रहेंड टेक्स्ट इन इन्फ्लुएंस्ड बाय रीडर स्किल एंड देयर एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। बड़ी अच्छी बात बताइए इसमें, इंफॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंस, आपको कुछ समझ में भी आता है और आप पर कुछ इफ़ेक्ट भी होता है। रीडर स्किल एंड देयर एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, बड़ी बातों को समझने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। आगे हम जो 4 लेसन पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ छोटे छोटे लेसन नहीं है, बल्कि उससे आप पर क्या इन्फ्लुएंस होने वाली है, आप पूरे लेसन्स को किस तरह समझते हैं वो खास रहने वाला है। इफ़ वर्ड रिकग्नाइज इज़ डिफ़िकल्ट, स्टूडेंट यूज टू मच ऑफ देयर प्रोसेसिंग कैपेसिटी टू रीड इंडिविजुअल वर्ड। इफ़ वर्ड रिकग्नाइजेशन इज़ डिफ़िकल्ट, अगर कोई बात आपको समझने में तकलीफ होती है तो रीड इंडिविजुअल वर्ड। संस्कृत जब आप पढ़ते हैं तो संस्कृत में जो पूरा वर्ड जो होता है वो संधि युक्त होता है, जुड़ा होता है। उसको अगर हम अलग करके समझते हैं तो उसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है और उसका मीनिंग समझने में हमें बहुत आसानी रहती है। इसी तरह इंग्लिश में भी अगर आपको कोई वर्ड डिफ़िकल्ट लगता है तो आप उसको इस तरह से इंडिविजुअल करके समझने की कोशिश कर सकते हैं, विच इंटरफेरेंस विद देयर एबिलिटी टू कॉम्प्रहेंड what is read. There are many reading strategy to improve reading comprehension. बहुत सी स्ट्रेटजी है टू इम्प्रूव रीडिंग, पढ़ने की, समझने की, बोलने की बहुत सी स्ट्रेटजी कॉम्प्रहेंशन में होती है, इंक्लूडिंग इम्प्रूविंग वंस वोकेबुलरी, क्रिटिकल टेक्स्ट एनालिसिस एंड प्रैक्टिसिंग डीप रीडिंग। किसी भी चीज़ को बार बार अगर आप पढ़ते ही रहते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में आनी ही आनी है। आदमी जैसा सोचता है वैसा एक ना एक दिन वो हो जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ दिए, इम्प्रूविंग वंस वोकेबुलरी, क्रिटिकल टेक्स्ट एनालिसिस। यहाँ जो आप लेसन पढ़ने वाले हैं चार कॉम्प्रहेंशन, वो सभी क्रिटिकल टेक्स्ट है, उसका आपको एनालिसिस करना है। इसको अगर हिंदी में समझे तो विवेचनात्मक है, किसी पर टीका करना है, उसको क्रिटिकल टेक्स्ट एनालिसिस बोलते हैं। एंड प्रैक्टिसिंग डीप रीडिंग, बार बार आपको इसको डीपली प्रैक्टिस करना है, डीपली इसको रीडिंग करना है, तब जाके आपको वो ठीक से अच्छी तरह से समझ में आएंगे। और उसका ओवरव्यू क्या है कि पूरा इंट्रोडक्शन क्या है, क्यों ज़रूरी है, इससे हमें क्या क्या समझ में आ सकता है। पीपल लर्न फ्रॉम कॉम्प्रहेंशन स्किल थ्रू एजुकेशन और इंस्ट्रक्शन एंड सम लर्न बाय डायरेक्ट एक्सपीरियंस। सब लोग कैसे कैसे सीखते हैं? बाय एजुकेशन, कोई सूचनाओं के माध्यम से, तो कोई डायरेक्ट बाय एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज अ बेस्ट टीचर, हम जानते हैं। तो इस तरह से हम हमारे जीवन में जो कुछ चीज़ें सीखते हैं वो एक तरह से हमने सीखा हुआ एक प्रकार का इंट्रोडक्शन है। प्रोफिशिएंट रीडिंग डिपेंड ऑन द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वर्ड क्विकली एंड एफर्टलेस। अगर आप बार बार किसी चीज़ को पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, तो जैसे ही आप उस वर्ड पढ़ेंगे उसके लिए आपको कोई अलग तरह से रीडिंग करने की या फिर उसका
मीनिंग देखने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है अब्राहम लिंकन्स लेटर्स टू हिज सन्स टीचर, उसके बारे में आप समझेंगे। इससे पहले हम ये नया देखें, उससे पहले आप देख लीजिएगा कि अब्राहम लिंकन कौन है, क्या थे, वो सब आप समझ लीजिएगा ताकि हमें वो लेटर समझने में बहुत आसानी रहेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।